बहुत सारे ख्याल उनको भी आए, लेकिन उन्होंने जब अयोध्या की तरफ देखा ना, तो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस उनमें आया, क्योंकि अयोध्या की हवा में भी श्री राम है। आंसर 14 प्रिंसिपल्स ऐड इन सोर्स, 14 प्रिंसिपल्स ऐड इन सोर्स, 14 प्रिंसिपल ऐड इन सोर्स। अर्ज किया, अर्ज किया है कि जिंदगी भर भागते रहे, जिंदगी भर भागते रहे सुकून पाने के लिए, जिंदगी भर भागते रहे सुकून पाने के लिए। सुकून तब मिला जब रुक गए। बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, ये सोचते सोचते बहुत पैनिक सिचुएशन भी कई बार आ जाती है। कई बार हम ये टेंशन में और वरी में ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं कि अब ये कैसे होगा, अब ये कब होगा, अभी कितना करूं, इतना बाकी है, हो गया है, उसका भी डर लगते रहता है। बट समवेयर और दी अदर सुकून तब मिलता है जब आप पॉज लेते हैं, जब आप थोड़ा सा रुकते हैं, और धीरे धीरे आपको अपने आप सारे जवाब मिलने लग जाते हैं। द ओनली थिंग विच यू नीड टू कैरी विथ योर सेल्फ इज कॉन्फिडेंस। हनुमान जी को एक टास्क दिया भगवान राम ने। भगवान श्री राम ने बोला कि भाई कोई नहीं कर सकता है, तेरे को ही जाके पता लगाना पड़ेगा, और जा लंका, देख उधर कहां है यार सीता माता। हनुमान जी के पास एक ही चीज थी, कॉन्फिडेंस। साथी वानरों ने वो कॉन्फिडेंस को जगाया, और हनुमान जी ने छलांग मार करके पार कर ली लंका, पहुंच गए। उन्होंने हर जगह ढूंढा, बट कहीं नहीं मिली सीता। सीता माता को खोजते खोजते वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए, और फाइनली एक जगह पर बैठ गए। और ये वेदों में लिखा हुआ है, श्लोक हैं बहुत सारे इसके, कि कुछ टाइम के लिए हनुमान जी डिप्रेस्ड हो गए। सो डिप्रेशन ये आज की बीमारी नहीं है। उनको बहुत फील होने लगा कि यार मेरे जैसा आदमी यहां तक आ गया और अभी भी नहीं ढूंढ पा रहा है, मेरे वजह से है ना प्रभु श्री राम मर जाएंगे। वो हताश हो जाएंगे, बहुत सोचने लगे श्री हनुमान जी, उनको बहुत विचार आने लगे, वो डर गए, फील करने लगे कि यार भगवान राम मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो मर जाएंगे, वो मर गए तो लक्ष्मण मर जाएंगे, लक्ष्मण मर गए तो कौशल्या, सुमित्रा, जितने भी लोग वहां पर हैं अयोध्या में, सब हताश निराश हो जाएंगे, मर जाएंगे। मैं कारण बनूंगा सबकी पीड़ा का। ओवर थिंकिंग थॉट्स engulf द माइंड ऑफ हनुमान जी। रो रहे थे, विचार कर रहे थे, और इतने में सिर्फ और सिर्फ उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि वो कहां से आए। उन्होंने देखा यार वो इतना बड़ा समंदर लांग कर आए। मन में ख्याल बहुत आते हैं ऐसे टाइम पे, जब हम सोच रहे रहते हैं अरे बोर्ड एग्जाम आ गया, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, अरे कुछ भी पढ़कर हुआ नहीं है, बहुत ख्याल आते हैं, बहुत सारे ख्याल। हनुमान जी को भी आ रहे होंगे ना, यार इसी समंदर में डूब जाता हूं, आग में जला लेता हूं खुद को, बहुत सारे ख्याल उनको भी आए। लेकिन उन्होंने जब अयोध्या की तरफ देखा ना, तो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस उनमें आया, क्योंकि अयोध्या की हवा में भी श्री राम है। एंड दैट इज व्हाट गेव हिम कॉन्फिडेंस। अपने घर में ही अपने को कॉन्फिडेंस मिले। जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिख रहा है ना, सिर्फ एक बार अपने माँ बाप, जब भी ओवर थिंकिंग करोगे ना, तो एक बार अपने माँ बाप से बात करना शुरू करें, गालियां पड़ेंगी, और उन गालियों से
होगी तो उन प्यार भरी बातों से कॉन्फिडेंस आएगा। वो जो कर रहे हैं उनको देखते हुए कॉन्फिडेंस आएगा कि इससे अच्छा मुझे करना है, इनको सहारा देना है, इनको अच्छा रिजल्ट दिखाना है, और उस प्रेरणा से तुम तुम्हारे काम में बेस्ट हो जाओगे। जैसे ही वहां देखा ना, सारे नेगेटिव थॉट्स चले गए दिमाग से हनुमान जी के, सारा ओवर थिंकिंग बंद हो गया हनुमान जी का। उन्होंने सोचा कि यार मैंने सब जगह ढूंढ लिया है, जहां बैठा हूं उसके आसपास ही नहीं ढूंढा है। और वो खड़े हुए और सामने ही अशोक वाटिका में सीता जी मिल गई। तो सक्सेस का रास्ता सामने ही है, बस ओवर थिंकिंग की वजह से अपन सामने देख ही नहीं रहे, अपन इधर उधर की बातों में खोए हुए हैं। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सारे ख्यालों ने अपने दिमाग को बंदी बना लिया है। आपको उससे बाहर आना है और बस सामने देखना है, रास्ता सीधा है, एकदम सरल है। आपको कॉन्फिडेंस अपने आप पे रख के आगे बढ़ते रहना है, दैट इज हाउ यू विल सक्सीड। आज ओसीएम के और 2 इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर्स, ये 2 इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर्स आपने ऑलरेडी पढ़े भी होंगे, आपने हो सकता है कई बार लिख कर प्रैक्टिस भी की होगी। आज का ये लेक्चर एक क्विक सेशन है जहां पर हम इसका रिकैप करेंगे और इसको दिमाग में फिट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस 2 हैं, जैसे कि आप बोर्ड एग्जाम में देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन 8 मार्क का, और इसमें 2 में से आपको 1 लिखने होते हैं। पहला, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या हेनरी फेयोल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसको क्या बोलते हैं और हिरल? एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थियरी बाय हेनरी फेयोल। हालांकि मेरा ऐसा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि ये क्वेश्चन 8 मार्क के लिए नहीं आएगा, क्योंकि पिछले 5 सालों में अगर आप देखोगे पास्ट पेपर्स, तो आपको दिखाई देगा कि हेनरी फेयोल के 5 प्रिंसिपल्स, 4 प्रिंसिपल्स से ज्यादा पूछा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 6 प्रिंसिपल्स। तो 4, 5, 6 प्रिंसिपल्स 8 मार्क के लिए नहीं पूछेगा। लेकिन अगर कभी पूछ लिया, क्योंकि मेन आंसर है, बड़ा आंसर है, बहुत काम का आंसर है, तो आपको पूरे 14 प्रिंसिपल्स आने चाहिए। और इसलिए ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, देखो कई बार टीचर्स बोलते हैं इतने 14 मत पढ़ो, 8 ही पढ़ो, एग्जाम में तो 6 ही लिखना है, लेकिन ऐसी बेवकूफी कभी नहीं करने का। पूरे 14 के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको आने ही चाहिए। इसका कारण बहुत सिंपल है दोस्तों, दैट 14 प्रिंसिपल्स में से कई प्रिंसिपल्स जस्टिफाई में आ जाते हैं, कई प्रिंसिपल्स आपको डिस्टिंग्विश में काम आ सकते हैं, कई प्रिंसिपल्स आपको शॉर्ट आंसर्स में काम आ सकते हैं, केस स्टडी में आपको प्रिंसिपल्स हेल्प कर सकते हैं। और इसलिए आपको सारे प्रिंसिपल्स आने ही चाहिए। आपने जो 6 पढ़े उसमें से साला केस स्टडी में आया ही नहीं, जस्टिफाई में आया ही नहीं, तो क्या करोगे? तो फंस जाओगे। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक बहुत बेसिक आंसर ही अपने को करना ही है। और दूसरा क्वेश्चन आज का है, एक्सप्लेन प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। एकदम इजी आंसर है, ये ओसी में भी आपने किया है, कई लोगों ने इसको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, तो बहुत इजी आंसर्स हैं आज के दोनों। फटाफट अपने को करना है दोनों आंसर्स। रिकैप मारने वाला हूं सिर्फ, डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं, और टेक्स्ट बुक में से ही कंटेंट आपको लिखना है। ओके, सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, या इसको अपन एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी बोलते हैं, वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि दोनों टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, क्योंकि बड़ा आंसर है, हमेशा इंट्रोडक्शन होना ही चाहिए। तो हेनरी फेयोल कौन था? एक इंजीनियर था, और ये माइनिंग इंजीनियर होने के नाते इसने बहुत साल कंपनी में काम किया, और इसीलिए एक मैनेजमेंट के बहुत सारे गुण इसने ऑब्जर्व करके सीखे। उसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उसने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रपोज किए, और इन्हीं प्रिंसिपल्स को आज अपन पढ़ने वाले हैं। फेयोल सजेस्टेड 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, दीज स्टेटमेंट्स सर्व एज अ गाइडलाइन। और वाकई में इतने मजबूत ये प्रिंसिपल हैं कि आज भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े कंपनीज में, एमएनसीज में, छोटे उद्योगों में, यूनिवर्सली ये एप्लीकेबल है। एंड दैट इज व्हाई these statements serve as guidelines for decision making and management actions. क्या है ये 14 प्रिंसिपल्स? तो भाई आपके सामने है। 14 प्रिंसिपल्स को याद रखने के लिए अपना शॉर्ट कोड ऐड इन सोर्स। क्या? 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 ऐड इन सोर्स। फेयोल बोलता है कि अगर तुमको मैनेजमेंट में टॉप नॉच बनना है तो एमबीए करो, लेकिन ये प्रिंसिपल्स को अपने अंदर ऐड कर लो।
These principles are to be added in your source. अगर आप इनको ऐड कर लोगे तो आप जड़ से मजबूत बन जाओगे और आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बना पाओगे। तो क्या है आंसर? 14 प्रिंसिपल्स ऐड इन सोर्स, 14 प्रिंसिपल्स ऐड इन सोर्स, 14 प्रिंसिपल ऐड इन सोर्स। सिर्फ ये बाहर कराऊंगा और दूसरे आंसर पे आ जाऊंगा बॉस। डिटेल में एक्सप्लेनेशन आप लोग खुद कर सकते हो, अपन ने ऑलरेडी पुराने वीडियोस में डाला हुआ है। तो ऐड इन सोर्स, दिमाग में 14 के 14 फिट करने बॉस। एड इन सोर्स, क्या? एड इन सोर्स। ए से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एड डी से 2, डी से डिविजन ऑफ वर्क डिसिप्लिन, डिविजन ऑफ वर्क डिसिप्लिन, डिविजन ऑफ वर्क भाई। एड इन सोर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिविजन ऑफ वर्क डिसिप्लिन, डिविजन ऑफ वर्क डिसिप्लिन, डिविजन ऑफ वर्क। इन बोले तो इनिशिएटिव, इन बोले तो इनिशिएटिव, इन बोले तो अरे इन बोले तो एड इन सोर्स। ए फॉर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी से डिविजन ऑफ वर्क, डी से डिसिप्लिन, इन बोले तो इनिशिएटिव, इन बोले तो अरे इन बोले तो एड इन सोर्स, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिविजन ऑफ वर्क डिसिप्लिन, इन बोले तो इनिशिएटिव। एड इन सोर्स। एस से 3 पॉइंट्स है। एस से कितने पॉइंट? 3 पॉइंट। एस से कितने पॉइंट? 3 पॉइंट। एस से कितने पॉइंट? 3 पॉइंट। एस से कितने पॉइंट? यार सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट। खुद का मत सोच, कंपनी का सोच। खुद का मत सोच, कंपनी का सोच। सबऑर्डिनेशन मतलब नीचे रख खुद के इंटरेस्ट को, खुद के इंटरेस्ट को बाद में, पहले टीम का इंटरेस्ट, पहले गोल होना चाहिए कंपनी का। इसी को बोलते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। जब एक एम्प्लॉय कंपनी की सोचेगा तो कंपनी के लिए काम करेगा, मेहनत कर पाएगा, अपना समझ के काम कर पाएगा। तो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट हर टीम गेम में यही होता है। क्रिकेटर खुद की सेंचुरी का बाद में सोचेगा, पहले टीम को जिताने का सोचेगा। दैट इज व्हाट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। उसके बाद स्केलर चेन। स्केलर चेन भाई और बहनों, कम्युनिकेशन का हायरार्की होता है। कम्युनिकेशन का हायरार्की फॉलो करना बहुत जरूरी है। एक लाइन में कम्युनिकेशन होना जरूरी है। मतलब अगर आपको प्रॉब्लम है स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, सबसे पहले टीचर से बात करो। टीचर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे तो काम खत्म है। लेकिन अगर वो नहीं कर पा रही है तो वो सुपरवाइजर को बोलेगी। सुपरवाइजर प्रॉब्लम सॉल्व कर पाती है तो बहुत अच्छी बात है, सुपरवाइजर नहीं कर पाई तो वो प्रिंसिपल को बोलेगी। प्रिंसिपल प्रॉब्लम सॉल्व कर पाया तो ठीक है, नहीं तो वो ट्रस्टीज और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट को बोलेगा। ये स्केलर चेन है जहां पर हायरार्की ऑफ कम्युनिकेशन हमेशा फॉलो होता है। अगर कभी बच्चे को डायरेक्टली बात करना है एडमिशन के लिए अपने भाई के, और टीचर कुछ नहीं कर पा रही, सुपरवाइजर कुछ नहीं कर पा रहा है, प्रिंसिपल को बताया लेकिन प्रिंसिपल हेल्पलेस फील कर रहा है, बोल रहा है यार सीट नहीं है, सीट नहीं है, सीट नहीं है, तो तेरे को डायरेक्ट ट्रस्टी से बात करना है ना। ऐसे में गैंग प्लैंक क्या काम आता है? गैंग प्लैंक क्या काम आता है? गैंग प्लैंक क्या काम आता है? गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक एक ब्रिज है। कम्युनिकेशन तोड़ा जा सकता है विद ड्यू परमिशन, क्योंकि मैंने प्रिंसिपल से पूछा, प्रिंसिपल ने बोला हाँ पेरेंट्स को लेके आओ, ट्रस्टी से बात करो। तो विद ड्यू परमिशन हमने क्या किया? हमने टीचर वीचर सबको ओवरकम किया और डायरेक्टली किसके पास गए? ट्रस्टी के पास। इसको बोलते हैं गैंग प्लैंक ब्रिज। क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक ब्रिज। याद रहेगा क्या? स्केलर चेन मतलब कम्युनिकेशन का हायरार्की, सीक्वेंस। वो सीक्वेंस को ही स्केलर चेन बोलते हैं। कई बार ये चेन को तोड़ा जाता है और क्या बनाया जाता है? गैंग प्लैंक। ये गैंग प्लैंक ब्रिज के जरिए कम्युनिकेशन को आसान बनाया जाता है, क्विक डिसीजन लिए जाते हैं। अपन क्या पढ़ रहे हैं? हेनरी फ्योल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आंसर का नाम ऐड इन सोर्स। आंसर का नाम ऐड इन सोर्स। ए से अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, डी से डिवीजन ऑफ वर्क, डी से डिसिप्लिन, इन बोले तो इनिशिएटिव, इन बोले तो एस से कितने हैं? टी। पहला सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट और दूसरा स्केलर चेन। तीसरा स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। तीसरा क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। तीसरा क्या है? एम्प्लॉय को क्या मिलना चाहिए? एक स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए, एक स्थिरता मिलनी चाहिए। अगर एक स्थिरता, एक स्टेबिलिटी टेन्योर की नहीं है तो लफड़ा हो सकता है ना यार। वो सोचेगा अरे यार इधर तो मेरे को जॉब सिक्योरिटी ही नहीं है, कभी भी निकाल देंगे मेरे को, तो इसको अपना समझ के क्यों करूं? अगले साल तो मेरे को दूसरी जगह जाने का है, ज्वाइन करने का है। स्टेबिलिटी होती है ना तो उसको पता रहता है कि यार नहीं यार, मेरे को तो बॉस ने बोला है मेरा प्रमोशन है अगली बार, मेरे को तो अगले साल भी यहीं कंटिन्यू करना है, तो मैं और अच्छे से काम करूंगा और बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। That is what stability of tenure gives. It gives you job security and that is what makes the organization environment helpful and healthy. याद रहेगा? 3 S समझ रहे हैं? पहला S क्या है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा S क्या है? स्केलर चेन। और तीसरा क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर।
ऐड इन सोर्स में ओ से ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ओ से ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ओ से ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ओ से। चीजें अपने ऑर्डर में होनी जरूरी है। राइट थिंग एट राइट प्लेस बहुत जरूरी है। अगर चीजें ऑर्डर में ना हो तो मिसमैच हो जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। सही चीजों की सही जगह होगी तब वो काम में मजा देगी। अगर सही चीजें सही जगह पे ना मिले तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, केओस और मेसी चीजें हो जाती हैं। सो ऑर्डर में चीजों का होना जरूरी है, याद रहेगा। राइट टू से यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड। अरे यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड, हाँ 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 हाँ, यूनिटी ऑफ कमांड तो बहुत बड़ी चीज है बॉस। याद रखना है कि यार वन हेड सबऑर्डिनेट जो है उसको एक हेड ऑर्डर्स दे, ये ज्यादा जरूरी है। अगर डिवीजन है, एक बॉस बोल रहा है कुछ, दूसरा बॉस कुछ और बोल रहा है, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। सबऑर्डिनेट समझ नहीं पाएगा किसका कमांड एक्सेप्ट करूं, किसके काम पे ध्यान दूं, और फिर इट विल रिजल्ट टू जीरो प्रोडक्टिविटी। वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा। कॉन्सेप्ट समझ रहे क्या? सो यूनिटी ऑफ कमांड होना जरूरी है। वन सुपीरियर वन सबऑर्डिनेट, वन सुपीरियर वन सबऑर्डिनेट, वन सुपीरियर वन सब, मतलब कहीं ना कहीं सुपीरियर एक होना चाहिए। सबऑर्डिनेट दो चार भी हुए तो चलेगा, लेकिन सुपीरियर एक, ऑर्डर रिसीव जिससे करना है वो एक होना चाहिए। अगर बहुत सारे सुपीरियर है तो सबऑर्डिनेट कंफ्यूज होएगा ना, इसका सुनू कि उसका सुनू, और वो काम सही से कभी नहीं कर पाएगा। तो याद रखो क्या होना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड। ये सारे गाइडलाइंस है 14 के 14। हेनरी फेयल बोल रहा है कि देखो ऐसा करोगे तो अच्छा धंधा कर पाओगे, ऐसा फॉलो करोगे तो आपके बिजनेस को बढ़ा पाओगे। और ये हर बिजनेस वाला फॉलो कर सकता है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, क्योंकि काम में यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए ना। विकास गया दुकान पे, इसको दादा भी काम दे रहे हैं और बाप भी काम दे रहे हैं। विकास कंफ्यूज, बाप का सुनू कि दादा का? बाप बोलता है मैं बाप हूं, दादा बोलता है मैं बाप का बाप हूं, कंफ्यूजन। समवेयर और द अदर यूनिटी ऑफ कमांड रहेगा तो विकास अच्छे से काम कर पाएगा। विकास ओपी इन द कमेंट्स। चलिए नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ, अरे यूनिटी ऑफ पॉइंट ज्यादा डिफरेंट नहीं है, सिमिलर ही है। यहां पर याद रखना है गोल, रास्ता, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, आपका एम है, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर सही डायरेक्शन में टीम एफर्ट होगा तो सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। If the direction is divided, then all departments will work in different directions. अगर आपको गोल्स को अचीव करना है तो हर डिपार्टमेंट का सेम डायरेक्शन में काम करना जरूरी है। दैट इज व्हाट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सोर्स के अंदर एस से 3, ओ से ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, और यू से 2, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, अरे यूनिटी ऑफ कमांड याद रहेगा क्या? आर से रेम्यूनरेशन, आर से रेम्यूनरेशन, आर से पैसा, पैसा पैसा। बिना पैसे के कोई काम करता है क्या? नहीं। तो जो जॉब कर रहा है उसको रेम्यूनरेशन तो चाहिए। रेम्यूनरेशन कैसा होना चाहिए वो हेनरी फेयल नहीं बता रहा है, वो बता रहा है कि यार फेयर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? फेयर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? फेयर, काम के हिसाब से, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द मार्केट वेजेस और सैलरीज, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द वर्किंग आवर्स। अब बहुत बड़ी कंपनी है तो उसको उस हिसाब से पगार देना चाहिए, और कोई छोटी कंपनी है तो वो बड़ी कंपनी जैसा पगार तो नहीं दे पाएगी। तो समवेयर और द अदर हेनरी फेयल ने जो वर्ड यूज किया है यहां पर वो है फेयर। रेम्यूनरेशन कैसे होने चाहिए? फेयर रेम्यूनरेशन। जैसी आपकी कंपनी का टर्नओवर है वैसा आप पगार दो, लेकिन पगार टाइम टू टाइम मिलना चाहिए। एम्प्लॉय खुश रहेगा तो वो आपका समझ के काम करेगा, अच्छे से काम करेगा और एफिशिएंटली काम करेगा। उसको टाइम टू टाइम सैलरी में इंक्रीमेंट मिलते रहना चाहिए, उसके वर्किंग आवर्स के हिसाब से उसको पगार होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं बहुत ज्यादा भी। नेक्स्ट, सी से सेंट्रलाइजेशन, सी से सेंट्रलाइजेशन, सी से याद रखना है दोस्तों, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि यार पावर जो है वो सेंट्रलाइज रहे तो काम होता है। आज हमने देखा है ना यार, केंद्र की सरकार के पास बहुत सारा पावर है, लेकिन कई बार वो राज्यों की सरकार तक नहीं पहुंचा पाती ठीक से, क्योंकि राज्य की सरकार के पास अपना पावर है।
ये हमारे देश के फेडरल स्ट्रक्चर से हमें ये सीखने मिलता है कि सेंट्रलाइजेशन तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ डिसेंट्रलाइजेशन भी काम का है। आपने पॉइंट में टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, देखो, सेंट्रलाइजेशन के साथ ही डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब देयर शुड बी अ बैलेंस। वो बैलेंस होता है पावर्स का, पावर शेयरिंग का। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो बोला सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी वैसा ही ऑर्डर प्लेस कर रहा है और लोगों से काम करवा रहा है। सेंट्रलाइजेशन पावर इन वन हैंड, डिसेंट्रलाइजेशन पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन मेनी हैंड्स। याद रहेगा। नेक्स्ट, ई से इक्विटी, ई से एस्पिरिट दी कॉप्स। ई से इक्विटी, ई से एस्पिरिट दी कॉप्स। ई से इक्विटी, ई से एस्पिरिट दी कॉप्स। इक्विटी बोले तो देयर शुड बी नो डिफरेंस, नो डिस्क्रिमिनेशन। इक्विटी होनी चाहिए। किसमें इक्विटी होनी चाहिए? काम में, दाम में, काम में, दाम में, काम में। मतलब एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे, एक ही डिपार्टमेंट का काम कर रहे, एक ही जैसा काम कर रहे, लेकिन पगार अलग अलग, तो ये तो भेदभाव है। एक को ज्यादा, एक को कम, तो जिसको कम है वो आदमी तो कल छोड़ देगा, कंटाल जाएगा, वो हेट्रेड करने लगेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसीलिए इक्विटी रहेगी ना तो यार बहुत अच्छे से गोल्स अचीव हो पाएंगे। लास्टली एस्पिरिट द कॉर्प्स। क्या है ये वर्ड? टीम वर्क। एस्पिरिट द कॉर्प्स मतलब टीम वर्क। अगर आपने स्टार्टिंग में मैंने जो बोला आपको टीम वर्क से रिलेटेड, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, वो पॉइंट ध्यान से सुना है, जो सिमिलर टाइप का ही पॉइंट है। यू शुड ऑलवेज कीप द टीम फर्स्ट, यू शुड ऑलवेज थिंक अबाउट द टीम फर्स्ट, यू शुड ऑलवेज वर्क ऑन द टीम गोल्स फर्स्ट। एस्पिरिट द कॉर्प्स बोलता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। क्या बोलता है? यूनिटी इज स्ट्रेंथ। क्या बोलता है? यूनिटी इज स्ट्रेंथ। और अगर आप यूनिटी में रहे तो आप बहुत अच्छे से कंपनी को आगे लेकर जा सकते हैं। तो 14 पॉइंट का ये बहुत सिंपल आंसर है। क्वेश्चन का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आंसर का नाम एड इन सोर्स। क्या? एड इन सोर्स। क्या? एड इन सोर्स। क्या? एड इन सोर्स। मेरे साथ आंख बंद करके सब लोग ट्राई करने का। एवरीबडी। ए से ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी से डिवीजन ऑफ वर्क, डिसिप्लिन, डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क, इन बोले तो इनिशिएटिव, इन बोले तो, इन बोले तो, इन बोले तो, अरे इन बोले तो, सोर्स के अंदर कितने एस? 3 एस, 3 एस। सोर्स के अंदर कितने एस? अरे भाई पहला क्या है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा क्या है? स्केलर चेन। और तीसरा क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। तीसरा क्या है? ओ से ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। ओ से, अरे ओ से, यू से कितने यू? 2। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, अरे यूनिटी ऑफ कमांड। ओहो, एस ओ यू के बाद आता है आर। आर से रेम्यूनरेशन, आर से रेम्यूनरेशन, आर से, आर से, अरे आर से, सी से सेंट्रलाइजेशन, सी से, सी से, अरे सी से, ई से लास्ट 2, इक्विटी, एस्पिरिट द कॉर्प्स, इक्विटी, एस्पिरिट द कॉर्प्स। ई से इक्विटी और एस्पिरिट द कॉर्प्स। डन 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 डन। 14 पॉइंट एक बार रिकैप मारो, फटाक से लिख के इसका माइंड मैप भी बनाओ और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। कम ऑन एवरीवन। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, 8 मार्क का ये क्वेश्चन है। तो मैंने यहां पर आंसर के अंदर प्राइमरी सेकेंडरी दोनों को कवर करने की कोशिश की है। कोई भी आए एग्जाम में प्राइमरी या सेकेंडरी अपने को आना चाहिए। कमर्शियल बैंक्स का आंसर आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, अगर वो नहीं पढ़ा है तो ये आंसर आपको दोनों में काम आ सकता है। कमर्शियल बैंक्स होते कौन है? कमर्शियल बैंक्स वो बैंक है जिनसे हमारा लेना देना है। HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, ये देना बैंक, लेना बैंक, ये सारी बैंकें जो हैं ये कमर्शियल बैंक्स हैं। कमर्शियल बैंक्स आर द क्रिएटर्स ऑफ क्रेडिट। मनी के सर्कुलेशन को करने का काम कमर्शियल बैंक्स का। पैसा मार्केट से रोटेट होता है, सर्कुलेट होता है कमर्शियल बैंक्स की वजह से। और इसीलिए कमर्शियल बैंक्स का रोल देश में बहुत इंपॉर्टेंट है। कमर्शियल बैंक को चलाती, रेगुलेट करती आरबीआई है, सेंट्रल बैंक। लेकिन आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो करके देश को चलाता कौन है? कमर्शियल बैंक चला। क्योंकि आम आदमी इनसे जुड़ा हुआ है ना, आम आदमी का अकाउंट यहां पर है। तो कमर्शियल बैंक का फंक्शन क्या है, वो क्या करती है? तो आपको याद रखना है, एक हाथ दे, एक हाथ ले, एक हाथ दे, एक हाथ ले, एक हाथ दे, एक हाथ ले, एक हाथ दे। मतलब कमर्शियल बैंक एक हाथ से लेती है डिपॉजिट, 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 तुमसे, मेरे से, बिजनेसमैन से।
उसको बोलते हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। क्या बोलते हैं उसको? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। और दूसरे हाथ से देती है क्या? लोन देती है, लोन देती है, लोन देती है, जिसको जरूरत है उसको लोन देती है। एक हाथ से डिपॉजिट लिया, एक हाथ से लोन दिया, एक हाथ ले, एक हाथ दे, एक हाथ ले, एक हाथ दे, यही काम है कमर्शियल बैंक का, डिपॉजिट लेना और लोन देना। होम लोन, बाइक लोन, कार लोन, फोन लोन, ऐसे अलग अलग प्रकार के लोन्स आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। ये बैंकों के प्रोडक्ट्स की तरह है और बैंक इसी से ब्याज कमाती है, इंटरेस्ट कमाती है। तो बैंकों के फंक्शंस में दो इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको याद रखने प्राइमरी फंक्शंस में, एक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और दूसरा एडवांसिंग लोन्स। डन 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 डन। चलिए फटाफट से पहले इंट्रो देखते हैं इस आंसर का। कमर्शियल बैंक होती क्या है? द कमर्शियल बैंक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। समाज का डेवलपमेंट, सोशल आर्थिक रूप से डेवलपमेंट करने में इन बैंकों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दोस्तों याद रखिए, कमर्शियल बैंक्स परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शंस सच एज प्राइमरी फंक्शंस, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग ऑफ मनी। दो ही प्राइमरी फंक्शन है, एक हाथ ले एक हाथ दे, एक हाथ से एक्सेप्ट कर डिपॉजिट और दूसरे हाथ से लोन दे दे, बराबर। इसका सेकेंडरी फंक्शन क्या है? तो सेकेंडरी फंक्शन में एजेंसी फंक्शन एंड यूटिलिटी फंक्शंस होते हैं, यानी थर्ड पार्टी फंक्शंस भी हमारे बिहाफ पे करने का काम बैंक करती है। कई बार लाइट बिल भरती है हमारे बिहाफ पे, पेमेंट्स रिसीव करती है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस में मदद करती है, हमें लॉकर फैसिलिटी देती है, पासबुक चेकबुक फैसिलिटी देती है। ये सारे अलग अलग फंक्शंस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के, ये जो होते हैं ये सेकेंडरी फंक्शंस में आते हैं। दोस्तों इन इंडिया कमर्शियल बैंक्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स है हमारे पास, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है और फॉरेन बैंक्स भी हमारे पास। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कमर्शियल बैंक्स का। अब अगर अपन ध्यान दें इसके फंक्शंस पे, तो दो मेन फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर ए जी, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, हा। सेकेंडरी में ए यू, एजेंसी फंक्शन और यूटिलिटी फंक्शन, एजेंसी फंक्शंस और। शुरुआत करते हैं अपन प्राइमरी फंक्शंस के साथ। भाई बहुत इजी, बहुत सिंपल, दिमाग में फिट करने का है इसको अपने को आज। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में याद रखना है, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट। वापस से एक बार, प्राइमरी फंक्शन कितने? दो। प्राइमरी फंक्शन कितने? दो। प्राइमरी फंक्शन कितने? दो। प्राइमरी फंक्शन कितने? दो। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट कितने? दो। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट कितने? दो। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट कितने? दो। टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। अरे टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट में दो, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, दो 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 करके आंसर पूरा याद रख लो। बहुत सिंपल है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, डिपॉजिट कितने? दो। टाइम और डिमांड, टाइम और डिमांड, टाइम और डिमांड। टाइम में दो, फिक्स्ड और रिकरिंग, फिक्स्ड और रिकरिंग। हाँ, डिमांड में दो, सेविंग और करंट, सेविंग और करंट, सेविंग और सेविंग और सेविंग और करंट। याद रहेगा क्या? एक एक समझा दूंगा, बहुत 5-5 मिनट का काम है, छोटा सा ही, टेंशन लेने की बात नहीं है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और ग्रांटिंग लोन्स दो फंक्शंस है। पहला फंक्शन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में दो है, टाइम और डिमांड। टाइम के अंदर दो है, फिक्स्ड और रिकरिंग, और डिमांड के अंदर दो है, सेविंग और कर। दूसरी तरफ अगर अपन देखें ग्रांटिंग लोन्स में क्या करती है बैंक, तो भाई लोन देती है 3 टाइप का, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, और एडवांसेस देती है 3 टाइप का, COD। क्या? COD। क्या? COD। क्या? COD। क्या? COD। C बोले तो कैश क्रेडिट, O से ओवरड्राफ्ट जो बिजनेसमैन को मिलता है, और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। स्टार्ट करें, एक एक करके सब कुछ समझते हैं बेटा। दो 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 में याद रखना है। सबसे पहले प्राइमरी फंक्शंस, द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक आर नोन एज कोर बैंकिंग फंक्शन। ये इसका मुख्य काम है, इसलिए इसको हार्डकोर फंक्शंस बोलते हैं। द प्राइमरी फंक्शंस आर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। कमर्शियल बैंक्स कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। तुम्हारे मेरे जैसे इंडिविजुअल से डिपॉजिट लेते हैं, और साथ ही साथ बिजनेसमैन से भी डिपॉजिट उसके बिजनेस का लेते रहते हैं। द डिपॉजिट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2, एक है टाइम डिपॉजिट और एक है डिमांड। दोस्तों टाइम के अंदर दो, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। FD,
ये प्राचीन काल से ही हमारे देश में ट्रेडिशनल वे में आज भी हमारे माँ बाप के जहन में म्यूचुअल फंड इतना फिट नहीं हुआ है जितना एफडी फिट है, क्योंकि एफडी हिट है। म्यूचुअल फंड तो सही है लेकिन एफडी हिट है। उनको पहले से पता है कि एफडी में पैसा अपना सेफ है, सेफ है, सेफ है। ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच, ये एक मानसिकता है। हालांकि म्यूचुअल फंड सच में सही है, बहुत सारे उसके ग्रोथ के चांसेस भी ज्यादा है, लेकिन रिस्की है ना। एफडी में रिस्क नहीं है, इसके लिए ट्रेडिशनली इंडियंस को एफडी बहुत पसंद है। एफडी के अंदर होता क्या है, एक लमसम अमाउंट जाके बैंक में रखते हैं हम लोग कुछ सालों के लिए, और फिर उसके उतने साल खत्म होने के बाद, मेच्योरिटी हो जाने के बाद वो पैसा भी मिल जाता है और ब्याज भी मिलता है। तो इंडियन पेरेंट्स को, इंडियन ट्रेडिशनल लोगों को एफडी बहुत पसंद है। फिक्स डिपॉजिट में हम एक साथ कुछ अमाउंट जमा पूंजी रखते हैं बैंक के पास, और बैंक से कुछ सालों बाद ब्याज के साथ वो रिटर्न भी ले लेते हैं। तो यस, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट इन अकाउंट वेयर फिक्स्ड अमाउंट इज केप्ट फॉर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम बेयरिंग फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर एज कंपेयर्ड टू सेविंग बैंक अकाउंट एंड वेरीज विद द डिपॉजिट पीरियड। जितना आपका ज्यादा पीरियड रहेगा उतना आपको फिक्स रेट मिलेगा और अच्छा खासा ब्याज भी आप ले सकते हैं। बात करें दूसरा रिकरिंग डिपॉजिट, तो याद रखने का, रिकरिंग बोले तो बार बार लगातार, रिकरिंग बोले तो बार बार लगातार, रिकरिंग बोले तो रिकरिंग बोले तो बार बार लगातार। फिक्स डिपॉजिट एक बार है, आपने एक साथ जाके 1 लाख रुपया रख दिया बैंक 10 साल के लिए, वो फिक्स था। 10 साल के बाद आपको 1 लाख भी मिलेगा और थोड़ा ब्याज भी मिलेगा, तो आपका फायदा हो गया। लेकिन रिकरिंग में ऐसा नहीं है, रिकरिंग बार बार लगातार है। हर महीने आप कुछ जमा कर रहे हैं, हर महीने आप कुछ जमा कर रहे हैं और उस जमा पूंजी को बढ़ाते जा रहे हैं बैंक के अंदर, और धीरे धीरे बैंक उसका ब्याज आपको देते जा रही है। रिकरिंग बोले तो बार बार लगातार। आपने डिसाइड किया मेरी सैलरी आती है 15,000, 15,000 में से 3,000 हर महीने जमा करूंगा बैंक में, 3,000 मेरा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोल दिया, उस 3,000 को मैं 3 साल तक रखने वाला हूं। तो मैंने रिकरिंग का एक टाइम फिक्स किया, 3 साल तक रेगुलर 3,000 मुझे हर महीने डालना ही है। ऐसे अकाउंट को हम रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं। इट इज ऑपरेटेड बाय सैलरीड पर्सन एंड बिजनेसमैन हैविंग रेगुलर इनकम। अ सर्टेन फिक्स्ड सम ऑफ मनी इज डिपॉजिटेड इनटू अकाउंट एवरी मंथ। ये एक बार था, ये बार बार है, याद रखना है। विड्रॉएबल ऑफ द अक्यूमुलेटेड अमाउंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट इज पेड आफ्टर द मैच्योरिटी डेट। मतलब तेरे को 3 साल बाद तूने जितना जमा किया उतना तो मिलेगा, उस पर थोड़ा ब्याज भी मिल जाएगा, इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हायर विच इज सिमिलर टू एफडी अकाउंट। सेपरेट पासबुक इज प्रोवाइडेड टू नो द पोजीशन ऑफ आरडी अकाउंट। मतलब एक पासबुक फैसिलिटी एडिशनल इसमें मिल जाती है। ये दो समझा, टाइम के अंदर दो, एफडी और आरडी, एफडी और आरडी। नेक्स्ट अब आते हैं डिमांड डिपॉजिट। जो विड्रॉएबल ऑन डिमांड होता है ना, उसे कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट में वी आर ब्लॉक्ड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। अपन ब्लॉक हो चुके हैं ना, अपन ने 10 साल के लिए एफडी कर दिया, अब 10 साल के बीच में तू कुछ पटेली नहीं कर सकता। लेकिन ये डिमांड डिपॉजिट में तेरे पास कार्ड है, तू कभी भी जाके निकाल ले। इसीलिए इसमें दो फेमस प्रकार हैं, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट और सेविंग अकाउंट किसका होता है? ज्यादातर सैलरीड पर्सन का, मेरे तुम्हारे जैसे लोगों का होता है, जिनको हर महीने सैलरी आती है वो उसमें जमा कर देते हैं। तो सेविंग अकाउंट इट इज जनरली ऑपरेटेड बाय दोज हु अर्न रेगुलर और फिक्स्ड इनकम सच एज सैलरी और वेजेस। द मेन एम ऑफ दिस डिपॉजिट अकाउंट इज टू एनकरेज हैबिट ऑफ सेविंग। इसके लिए इसका नाम ही सेविंग अकाउंट है, ताकि लोगों को बचत करने की, बैंकिंग सिस्टम से जुड़े रहने की आदत हो जाए। नेक्स्ट अगर बात करें करंट अकाउंट की, तो ये बिजनेसमैन का, बड़े टर्नओवर का अकाउंट है। ज्यादातर व्यापारी लोगों को ये खोलना है, बराबर पूरन। दिस अकाउंट इज ऑपरेटेड बाय बिजनेस फर्म्स एंड अदर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस सच एज हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बीकानेर एक्सेट्रा, who have regular banking transactions. In this account there is no restriction on deposit and withdrawals. यहाँ पे तो सेविंग में फिर भी रेस्ट्रिक्शन है कि तू इससे ज्यादा आज एक दिन में नहीं निकाल सकता है, लेकिन ये लोग को ऐसा, करंट अकाउंट वालों को कुछ नहीं है, जितना पैसा चाहिए उतना विड्रॉ कर सकते हैं अपने अकाउंट से। तो नो इंटरेस्ट इज पेड बाय द बैंक ऑन दिस अकाउंट। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज अवेलेबल टू करंट अकाउंट होल्डर्स। जो और किसी को अवेलेबल नहीं है वो फैसिलिटी करंट अकाउंट वालों को है। कौन सी फैसिलिटी? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि आपके अकाउंट में जो पैसा है उससे थोड़ा एक्सेस भी आपको बैंक देती है, क्योंकि आप रेगुलर बिजनेसमैन हो, रेगुलर ट्रांजैक्शन करते हो, आपको अर्जेंट एक चेक पास कराना है और आपके पास अभी उतने पैसे नहीं है, तो बैंक बोलती है लेना मेरे से ले तू तो अपना आदमी, ब्याज दे देना। हाँ, तो बैंक की एक्स्ट्रा फैसिलिटी किसको देती है? बिजनेसमैन को, करंट अकाउंट होल्डर को देती है। इसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, और ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बहुत काम की।
तो याद रखिए, इट इज अवेलेबल फॉर दिस अकाउंट फॉर करंट अकाउंट, बैंक्स प्रोवाइड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एवरी मंथ। डन 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 डन। ये हो गया प्राइमरी फंक्शन। सा बॉस, प्राइमरी फंक्शंस में दो 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 याद रखना है आपको। प्राइमरी फंक्शन में एक्सेप्टिंग डिपॉजिट है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट के अंदर अपन ने क्या देखा, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट में एफडी और आरडी, और डिमांड डिपॉजिट में सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस, ये है अपना दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन प्राइमरी का ही, जहां एक हाथ दे एक हाथ ले होता है ना, तो अपन ने ले तो लिया डिपॉजिट, अभी देंगे, है कि नहीं, क्या देंगे, लोन्स एंड एडवांसेस। बैंक ग्रांट लोन्स एंड एडवांसेस टू बिजनेस फर्म्स एंड अदर्स हु आर इन नीड ऑफ बैंक फंड्स। जिनको भी फंड्स की जरूरत है उनको फंड देने का काम करती है। तो लोन्स आर प्रोवाइडेड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम 1 year एंड मोर, एडवांसेस आर प्रोवाइडेड फॉर शॉर्टर पीरियड फ्रॉम 4 months to 1 year। याद रखिए दोस्तों, द एडवांसेस आर इन द फॉर्म ऑफ कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये एडवांस के 3 रूप है, COD। बहुत सिंपल है, लोन दिया तो ब्याज तो बैंक लेगी, बैंक का काम ही है वो। कोई फुकट में किसी को लोन देता है क्या, नहीं देता है। ग्रांटिंग लोन्स इज डन ओनली एंड ओनली फॉर अर्निंग इंटरेस्ट फ्रॉम द पीपल, एंड दैट इज व्हाई लोन्स आर ऑफ 3 small types, short term loans, medium term loans and long term loans। याद रखना है, मेच्योरिटी पीरियड या हम कह सकते हैं द टाइम ड्यूरेशन मेक्स देम शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग। शॉर्ट टर्म लोन का ड्यूरेशन क्या है, अप टू 1 year, अप टू 1 year, अप टू। मीडियम टर्म का पीरियड ऑफ 1 year to 5 years, 1 year to 5 years, 1 year to 5 years। और लॉन्ग टर्म का ऑफ अ पीरियड ऑफ 5 years और मोर, 5 years और, मतलब होम लोन ज्यादातर 20-30 साल का है, तो वो किस में आता है, लॉन्ग टर्म लोन्स में आता है। समझ में आया क्या एवरीबॉडी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सबको। इसके अलावा अगर बात करें अपन एडवांसेस की, तो COD, सी से कैश क्रेडिट। द कैश क्रेडिट एडवांसेस आर प्रोवाइडेड टू करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स। इट प्रोवाइड्स वर्किंग कैपिटल। आपका बिजनेस चलाने के लिए, रेगुलर खर्चे के लिए आपको कुछ पैसा चाहिए, तो वो आपको दे सकती है बैंक थोड़े टाइम के लिए ब्याज के ऊपर। वो एक एडवांस के रूप में 20,000 आपको अर्जेंट जरूरत थी, बैंक ने दिया, कैश क्रेडिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कैश क्रेडिट। तो भाई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किसको मिलेगा, खाली करंट अकाउंट को, सेविंग वाले को नहीं मिलेगा। कैश क्रेडिट दोनों को मिलेगा, लेकिन ओवरड्राफ्ट सिर्फ किसको मिलेगा, करंट अकाउंट होल्डर को। याद रखना, दिस फैसिलिटी इज ऑफर्ड टू करंट अकाउंट होल्डर्स टू मीट देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। द पीरियड कैन वेरी फ्रॉम 15 से 60 दिन, इसके अंदर ही आपको ये कवर कर देना है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज बहुत ही फेमस चीज है बॉस, कौन बताएगा क्या है ये, व्हाट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मतलब क्या होता है कि यार वो बिल पास होएगा आज नहीं तो कल, लेकिन तेरे को अर्जेंट है, तो तूने बैंक को दिया, बैंक ने तेरे को पैसा दे दिया, बैंक उससे ले लेगी बात। तो यार याद रखो, द ड्रॉवर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज और बेनिफिशियरी कैन डिस्काउंट द बिल विथ द बैंक एंड ऑब्टेन एन एडवांस ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल। द बैंक विल रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द ड्रॉवर। समझे क्या दोस्तों, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स। ग्रांटिंग लोन्स के अंदर लोन्स आर ऑफ 3 टाइप्स, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। और एडवांसेस के अंदर COD, एडवांसेस के अंदर COD, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इजी है, देखो पूरा आंसर इधर ही फिट होना चाहिए फटाक से। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट दो सिंपल है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, कुछ भी डाउट है क्या उसके अंदर। टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, टाइम के अंदर 2, फिक्स्ड और रिकरिंग। डिमांड के अंदर 2, सेविंग और करंट। ग्रांटिंग लोन्स में लोन 3, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। और एडवांसेस में COD, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और डिस्काउंट। पूरा आंसर इधर फिट कर लो। 30 मिनट में लिखने की प्रैक्टिस करना ही है कैसे भी करके, और हो ही सकता है। ओसी का टाइम मैनेजमेंट बहुत सिंपल है, लॉन्ग आंसर 30 मिनट में लिखना है, दैट्स इट। तो मतलब आपका जो भी टाइम चल रहा है ना, आपको याद रखना है अगले आधे घंटे में आपको यार ये लंबा आंसर खत्म करना ही है। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड दिस आंसर एज वेल। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।